नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज, लखनऊ और एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपने पूर्व के व्याख्यान में हमने आप लोगों को इस बात का ज्ञान कराया था, इसका अध्यापन किया था कि हिंदी भाषा और लेखन कौशल के माध्यम से किस प्रकार हम अपने जीवन में हिंदी के व्यवहारिक स्वरूप को समझ सकते हैं, हिंदी के व्यवहारिक जीवन में उपयोग और उसकी महत्ता को जान सकते हैं, इस पर विचार किया था। मुख्यतः आप लोग अवगत हैं कि बीए कार्यक्रम के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम व्यवस्थित किया गया है। हिंदी भाषा लेखन कौशल का यह पाठ्यक्रम बीए स्तर के विद्यार्थियों के लिए है और यह मुख्यतः 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड के अंतर्गत 6 इकाइयाँ हैं और दूसरे खंड के अंतर्गत कुल 5 इकाइयाँ हैं। इस प्रकार से कुल 11 इकाइयों के अंतर्गत इस पूरे पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया गया है। अपने पूर्व के व्याख्यान में हमने आपसे बात की थी कि व्यवहारिक हिंदी लेखन और लेखन कौशल किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हिंदी का प्रयोग होता है, हिंदी के प्रयोग का क्षेत्र कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। हमने ये बताने का प्रयास किया था कि व्यवहारिक जीवन में हिंदी की जो उपयोगिता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हिंदी केवल एक साहित्यिक हिंदी के रूप में अपनी पहचान नहीं रखती है, अपितु जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में हम लोगों ने बात की थी कि हिंदी का एक उसका ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उपयोग हो रहा है, कार्यालयी भाषा के रूप में उपयोग हो रहा है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अध्ययन और पठन पाठन का हिस्सा है और इसके अलावा हिंदी संपर्क भाषा के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। आज बाजारवादी संस्कृति में जहाँ बाजार पर ही पूरे विश्व की व्यवस्था टिकी हुई है, ऐसे में एक भाषा हमारे व्यापार का माध्यम बनती है, हमारे विचारों के आदान प्रदान के साथ ही साथ वह जिस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र हो या इत्यादि कोई भी क्षेत्र हो, वो जिसमें भी कार्यरत हो, उन तमाम क्षेत्रों में हिंदी किस प्रकार से अपनी उपयोगिता और महत्ता रखती है, इस पर बात की थी। हम खंड 1 के अंतर्गत व्यवस्थित इन 5 इकाइयों के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम पर सर्वप्रथम शब्द संपदा, लोकोक्तियाँ और मुहावरों पर बात की थी कि शब्द भंडार किस तरह से नए नए तरीके से सृजित होते हैं और कैसे उनका उपयोग होता है और दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार के जीवन में किस प्रकार हम उनका उपयोग करते हुए अपनी हिंदी की उपयोगिता को समझ सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम विशेष रूप से इस बात पर विचार करेंगे, इसका अध्यापन अपने व्याख्यान का हिस्सा बनाएंगे कि संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं, शैलियाँ, अशुद्धियाँ और शोधन कि किसी संवाद शैली में हिंदी का जो व्यवहारिक रूप है वो किस प्रकार से दृष्टिगत होता है, वाक्य संरचना किस प्रकार से निर्मित होती है और उसकी शैलियाँ क्या-क्या हैं, अशुद्धियाँ किस प्रकार से उसमें रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ शोधन इत्यादि पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस पाठ्यक्रम में मुख्यतः इस पूरे खंड 1 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, उसमें इस बात पर विचार किया गया है कि हिंदी का जो व्यवहारिक स्वरूप है, हिंदी का व्यवहारिक स्वरूप एक विद्यार्थी किस प्रकार से उसमें अपनी समझ को विकसित करे, साथ ही साथ जो लेखन है, जो सृजन लेखन है, उसका विकास उसके भीतर और चेतन में कैसे हो, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं क्या-क्या हो सकती हैं, एक वाक्य किस रूप में निर्मित होता है, किस तरह एक वाक्य अपने विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है और वार्तालाप की पूर्ण विशेषताएं क्या-क्या हो सकती हैं, यानी कि वाक्य में पदक्रम क्या होना चाहिए, अनुतान क्या होना चाहिए,
संप्रेषण का मुख्यतः उद्देश्य क्या है, वाक्य से ऊपर का स्तर क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। वार्तालाप के कुछ मूल पाठों का में से कुछ उद्धरण रखते हुए हम वार्तालाप पर विचार करेंगे कि वार्तालाप और सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी में किस तरह से मूलभूत अंतर होता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। इन बातों को पढ़ने के बाद एक विद्यार्थी के लिए यह जानना बहुत आसान हो जाएगा कि हिंदी भाषा में वार्तालाप या संवाद की जो प्रकृति है उससे हम परिचित हो सकेंगे और तदुपरांत संवाद लिखना या सिखाना, इसका एक इसकी एक समझ हमारे भीतर, हमारे विद्यार्थियों के भीतर उत्पन्न होगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि लिखित भाषा और जो मौखिक भाषा है उसमें मूलभूत अंतर है और इस मूलभूत अंतर को विद्यार्थी सरलता से आज के व्याख्यान के बाद समझ सकेंगे। इसके अलावा हिंदी भाषा में वाक्य की जो विशेषताएं हैं उसको रेखांकित करने का हम प्रयास करेंगे। वार्तालाप और संवाद किस प्रकार से एक विद्यार्थी लिख सके और वार्तालाप और संवाद को समझ सके, उसकी समझ विकसित हो सके, इसे बताने का प्रयास करेंगे। और वार्तालाप और संवाद की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उसका भी उल्लेख यहाँ पर हम आज करना चाहेंगे। ये विद्यार्थियों संवाद की विशेषताओं को समझाकर संवाद लिखना बताने का प्रयास करेंगे। इतना तो हम में से हर कोई जानता है कि किसी भी भाषा का जो प्रयोग है वो सामान्यतः दो रूपों में होता है। एक उसका लिखित रूप है, दूसरा उसका मौखिक रूप है। भाषा का जन्म इसके मौखिक रूप से ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी जिस प्रकार से आवश्यकताएं होती हैं, हमारे भीतर की जो ज़रूरतें होती हैं, उसी के अनुरूप हम विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं और उन विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। लिखित रूप में भाषा का व्यवस्थित रूप बहुत बाद की घटना है। यहाँ हमारा संबंध भाषा के मौखिक रूप से ही है। कहने का आशय यह है कि बातचीत में प्रयुक्त भाषा की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मौखिक विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से एक भाषा कार्य करती है और उस भाषा की महत्ता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो भाषा किस प्रकार से व्यवहारिक जीवन की दिनचर्या में हमारे लिए उपयोगी होती है, इस पर विचार करेंगे। सामान्यतः बातचीत को हम वार्तालाप या संवाद कहते हैं। विद्यार्थियों, वार्तालाप या संवाद उस भाषा से बहुत भिन्न होता है जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, जो लिखित भाषा के रूप में पढ़ते हैं। वार्तालाप कहीं न कहीं उससे बहुत भिन्नता लिए हुए होता है। वार्तालाप या संवाद उस भाषा से भिन्नता होने का कई सारा कारण है, जिन कारणों पर भी हम विचार करेंगे। लिखित भाषा एक व्यवस्थित और व्याकरणिक भाषा होती है जो कहीं न कहीं से बनी बनाई व्यवस्था या व्याकरण के अनुकूल ही कार्य करती है। उसके अनुकूल ही या उस सीमा में बंध करके ही एक व्यक्ति को, एक साहित्यकार को, एक लेखक को अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। उसका हर एक के लिए एक निश्चित अर्थ होता है जो उस भाषा में निहित रहता है। परंतु वार्तालाप में ऐसा नहीं संभव है, ऐसा नहीं होता है। वार्तालाप या संवाद की भाषा व्याकरण के नियमों में बंध कर नहीं चल पाती है, चलना उसके लिए संभव नहीं है। वार्तालाप की भाषा बहुत सरल और सहज होती है और जिस प्रकार टूटे हुए वाक्य आते हैं बातचीत में, हम अधिकांशतः कभी कभी पूरा वाक्य भी नहीं बोलते हैं, कभी कभी एक वाक्य दो वाक्य से भी बहुत बड़े बड़े वाक्यों की पूर्ति हो जाती है। मतलब बोलने में कोई इस प्रकार का बना बनाया क्रम नहीं होता है। हमारी मनोवृत्तियाँ या उस प्रकार की जो उत्पन्न स्थितियाँ होती हैं उसके अनुकूल ही हम भाषा का वार्तालाप या संवाद के माध्यम से उपयोग करते हैं। इस पर विचार करेंगे। अंग्रेजी शब्दों का खुल्लम खुल्ला प्रयोग हम हिंदी बोलते समय हिंदी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते समय करते हैं। तो किस प्रकार से भाषा में प्रांतीय भाषा के शब्द जुड़ जाते हैं, कैसे भिन्न शब्दों पर बल देकर हम अपनी बात व्यक्त करते हैं। किसी भाषा में वार्तालाप करते हुए जब किसी दूसरी भाषा के शब्दों या वाक्यों का उस भाषा के वार्तालाप में उपयोग होता है
तो उसे कोड मिक्सिंग कहा जाता है। और एक कोड मिक्सिंग की संस्कृति का चलन वर्तमान में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ गया है, बहुत तेजी से हो रहा है। इसका कहीं न कहीं कारण है कि कहीं न कहीं जैसे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी एक एलीट क्लास की भाषा है और हम हिंदी में भी उस अंग्रेज़ी का प्रयोग करने में अपनी कहीं न कहीं विद्वता समझते हैं, या आप ये यूँ भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से उनकी कोड मिक्सिंग है, इस प्रकार से वो हमारे चलन में आ चुकी है शब्दावली, कि उसको हिंदी बोलते समय भी हम उस भाषा से परहेज़ नहीं करते हैं। जैसे उसको उसको नॉलेज बहुत है ना, वह बहुत सिंसियर है, वह बहुत सेंसिटिव है, अ, वह अपने विषय का मास्टर है, इत्यादि ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपनी रोज़ की बोलचाल या संवाद में या वार्तालाप में करते हैं। तो हम कहीं न कहीं अ, इन शब्दों का प्रयोग इतना स्वाभाविक रूप से करते हैं, मानो वो हमारे भाषा का ही हिस्सा हो। ऐसे शब्द हमें कतई नहीं आभास कराते हैं कि वे किसी अन्य भाषा के शब्द हैं, या वो किसी दूसरी भाषा के शब्द हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। और ये कोड मिक्सिंग का प्रयोग का चलन केवल हिंदी के साथ नहीं है। आप देखेंगे उड़िया हुआ, मराठी हुआ, बंगला हुआ, तेलुगु हुआ, तमिल हुआ, इत्यादि हिंदुस्तान भाषाओं में भी, या हिंदी की इतर भी जो भाषाएँ हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, अवधी हुआ, भोजपुरी हुआ, इनमें भी हम कोड मिक्सिंग शब्दावली का प्रयोग भरपूर मात्रा में करते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व में ही आपको बताया कि विद्यार्थियों की जो हमारी साहित्यिक भाषा है, जो हमारी अ, लिखने की भाषा है, लिखित रूप जो भाषा का है, वह हमारे संवाद या वार्तालाप की भाषा से पूर्णतः भिन्न है। और जहाँ साहित्यिक भाषा या साहित्यिक हिंदी व्याकरण संमत नियमों के अनुसार कार्य करती है, वहीं पर वार्तालाप या संवाद शैली जो हिंदी में चलन में है, जो विकसित हुई है, वह पूर्णतः उससे भिन्न है। वह किसी व्याकरण के नियमों में बंध करके नहीं प्रयोग में होती है, अपितु तदनुरूप परिस्थितियों के अनुकूल ही अ, प्रयोगकर्ता उसका प्रयोग करता है। और इस नाते से दोनों में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। और इस भिन्नता के कारणों को इस भिन्नता को हमें बारीकी से देखने पर, अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि इनके मूल कारण क्या है और वो भिन्नता किस रूप में विद्यमान है। तो हम वाक्य तथा वार्तालाप की अगर विशेषताओं की बात करें, उसके वैशिष्ट्य पर बात करें, तो वार्तालाप या संवाद संवाद आपस में की जाने वाली बातचीत को बोलते हैं, कहते हैं, और बातचीत वाक्यों में होती है। इसलिए सबसे पहले हम भाषा में वाक्य क्या होता है और वार्तालाप में वाक्य का प्रयोग कैसे होता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम वाक्य। भाषा में वाक्य अर्थ की दृष्टि से एक पूर्ण इकाई मानी जाती है। अर्थात एक वाक्य में आए हुए शब्द कुल मिलाकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, तभी वह एक वाक्य बनता है। यानी कि एक सार्थक वाक्य, एक 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 ऐसा वाक्य जो कोई न कोई सार्थकता रखता हो, अर्थवत्ता रखता हो, उसे हम वाक्य कह सकते हैं। जैसे अ, श्याम ने कल शाम को एक फ़िल्म देखी, या मैं लखनऊ से चलकर कल वाराणसी पहुँचा हूँ। तो ये एक वाक्य है। इस वाक्य में किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में उसके क्रियाकलाप की पूरी सूचना है। तो एक वाक्य से हम किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप में परिचित होते हैं, या उसके बारे में हम पूरी सूचना या उसका परिचय दे पाते हैं। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों के अपने अर्थ वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन वाक्य शब्दों का एक तरह से ढेर नहीं है। किसी भी 8-10 शब्दों को एक जगह रख देने से वाक्य नहीं बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि शाम है, रात है, सुबह है, कल है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है। तो ये एक तरह से शब्द तो कई हमने बोले, लेकिन ये किसी वाक्य को वाक्य नहीं हुए, क्योंकि इनका कोई अ, निर्धारित अर्थ नहीं व्यक्त हो पा रहा है। इसलिए किसी वाक्य के लिए 8-10 शब्दों से ही कोई अर्थ ध्वनित नहीं होता है।
इसी वाक्य के लिए आवश्यक है कि वाक्य में आने वाले जो शब्द हैं वो किसी क्रम विशेष में हों और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों और उनका पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो। कहीं न कहीं से उन शब्दों का एक साथ जुड़ करके उनमें अर्थवत्ता व्यक्त होती हो, तभी वो वाक्य कहे जा सकते हैं। वस्तुतः शब्द और वाक्य के बीच एक और कड़ी है जिसे वाक्यांश कहते हैं। शब्द वाक्यांश रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य में किसी कर्ता का होना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। उसके क्रिया व्यापार का उल्लेख आवश्यक है। यही वाक्यांश है जिसे क्रमशः हम कर्ता और क्रिया वाक्यांश कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक वाक्य में कम से कम 2 वाक्यांश जरूरी है। क्रिया व्यापार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अन्य बहुत से अर्थों को प्रकट करने के लिए वाक्यांश उसमें जोड़ दिए जा सकते हैं। जैसे एक वाक्य है तो उसमें वाक्यांश कर्ता या अतिरिक्त वाक्यांश या वाक्यांश क्रिया यानी शब्द के रूप में प्रयुक्त होना आवश्यक है, अपरिहार्य है, तभी वह कोई अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो सकता है। एक वाक्य में 2 से अधिक वाक्यांश हो सकते हैं। मैंने पूर्व में ही आपको बताया, वाक्यांशों की संख्या अलग-अलग वाक्य प्रकारों के लिए अलग-अलग होती है, यह भी सर्वविदित है। कुछ वाक्यों में 2 वाक्य जरूरी है और कुछ वाक्यों में 2 से अधिक वाक्य भी होते हैं। हम आगे हिंदी के प्रमुख वाक्य प्रकारों पर यदि बात करते हैं तो उसमें अनिवार्य वाक्यांशों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए अकर्मक वाक्य, लड़का और सोया, तो लड़का यहाँ कर्ता है और सोया क्रिया है। सकर्मक वाक्य की अगर हम बात करें तो वह कर्ता हो गया, खाना खा रहा है, इसमें खाना कर्म हो गया और क्रिया खा रहा है। तो इस तरह से सकर्मक वाक्य में हम देखते हैं कि वह खाना खा रहा है, इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का एक अनुतान है, एक क्रम है जिस क्रम से हम अवगत हो रहे होते हैं। इसी प्रकार से गंतव्य सूचक वाक्य होते हैं। वह खाना खा रहा है, ये तो सकर्मक वाक्य हो गया। गंतव्य सूचक वाक्यों की अगर हम बात करें तो वह कॉलेज गया या वह कॉलेज गई। इसमें आप देखेंगे कि कर्ता है, कॉलेज गंतव्य हो गया और गया या गई ये उसकी क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से द्विकर्मक वाक्य में हम देखते हैं कि मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको पैसे दिए में मैंने कर्ता हो गया और उसको यानी कि जो प्राप्त करता है और पैसे दिए कर्म क्रिया हो गई। तो इस तरह से द्विकर्मक वाक्य में भी हम एक क्रम सुनिश्चित है जिसे रखते हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुछ पूरक वाक्य होते हैं, जैसे मुझे खुशी है या मुझे बुखार है, तो इसमें मुझे कर्ता हो गया, बुखार पूरक के रूप में प्रयुक्त हुआ है और है ये उसकी क्रिया है। कर्म पूरक वाक्यों की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने विनय को डॉक्टर बनाया, तो इसमें देखिए मैंने यानी कि कर्ता हो गया, विनय को यानी कर्म हो गया और डॉक्टर बनाया कर्म पूरक क्रिया है। तो इस प्रकार से एक वाक्य के या वाक्यांश के रूप में उसके कई सारे विविध रूप हमें दिखाई देते हैं, जिन पर हम विचार करके ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से उनका वार्तालाप या संवाद में स्थिति है और उन स्थितियों के होने का कारण क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इससे हम आसानी से परिचित हो सकते हैं। ये प्रमुख वाक्य के एक तरह से प्रकार हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ अन्य वाक्य के प्रकार भी होते हैं जिन्हें हम व्याकरण ग्रंथों में देख सकते हैं। व्याकरण के विभिन्न नियमों को समझते हुए जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उसमें देख पाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में वाक्यांश इन वाक्यों के लिए अनिवार्य घटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं और सामान्य तौर पर सूचनाओं के लिए कई ऐच्छिक वाक्यांशों का भी उपयोग करते हैं, जिनका उल्लेख हम इन उदाहरणों के साथ आपको बता सकते हैं विद्यार्थियों।
कि जैसे ऐच्छिक वाक्यांश की अगर हम बात करें तो समयवाचक, जैसे समयवाचक जो वाक्यांश होते हैं, जैसे शाम को, ठीक रात 7 बजे, या स्थानवाचक वाक्यांश होते हैं, दीवार पर, कमरे में, घर में, पार्क में, इत्यादि। इसी तरह से करणवाचक वाक्य होते हैं जैसे अ, जैसे तलवार से, मोटर कार से, चाकू से। और इसी प्रकार प्रयोजन वाचक वाक्यांश की अगर हम बात करें तो प्रयोजन वाक्य में अ, राम के लिए, कान्हा के लिए, श्याम के लिए, अ, और अभ्युदय के लिए, इत्यादि प्रयोजनवाचक वाक्य हैं जिसका हम प्रयोग वाक्यांश के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार ऐच्छिक वाक्यांशों के कई प्रकार होते हैं जो सामान्य वाक्य संरचना में अतिरिक्त अर्थ के लिए जोड़ दिए जाते हैं। एक वाक्य में दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि वाक्यांश के विभिन्न रूप किस प्रकार से वार्तालाप में या संवाद में प्रयुक्त होते हैं, जिनका हम अ, प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं प्रयोग करते समय हम इस बात का आभास भी नहीं कर पाते हैं, नहीं रखते हैं, क्योंकि वह प्रयोग इतना स्वाभाविक रूप में होता है, इतना हमारे चलन में आ चुका हुआ होता है कि हम उसे अनुभव ना करते हुए भी उसका सही क्रम में उपयोग करते हैं, बिना व्याकरण और बिना वार्तालाप की या संवाद की शैली से परिचित हुए। लेकिन एक पाठक के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर, जब हम सतर्क होकर के इन बातों का संज्ञान लेते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं और बड़ी सूक्ष्मता से इन वाक्यों के प्रयोग के वाक्यांशों के प्रयोग के रूप को, स्वरूप को देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि संवाद भी या वार्तालाप का भी की भी अपनी एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के रूप में ही उसका प्रयोग चलन में होता है। और स्वभावतः कोई भी प्रयोगकर्ता वार्तालाप करते समय या एक दूसरे से संवाद करते समय उसी व्यवस्था का अ, अ, अनुकरण करता है, प्रयोग करता है। उसके अवचेतन में कहीं न कहीं वो व्यवस्थाएँ जो वार्तालाप और संवाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं, वो रहती हैं, जिसके नाते से वह ऐसा कर पाता है। अब हम बात करते हैं वाक्य क्रम का। हम प्रायः देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य का एक सहज क्रम होता है। अ, जैसा कि ऊपर हमने अभी आपको उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया कि वाक्य के जैसे कई प्रकार होते हैं, उनका कई और उन प्रकारों के प्रयोग का एक सही क्रम होता है। जहाँ तक ऐच्छिक वाक्यांशों का प्रश्न है, अगर हम ऐच्छिक वाक्यांशों की बात करें तो हिंदी में इस संदर्भ में कुछ स्वतंत्रता भी है। क्रिया से पूर्व इन वाक्यांशों को हम बदलते हुए क्रम में भी रख सकते हैं। एक उदाहरण देकर के हम आपको बताना चाहेंगे। अ, मसलन कल शाम को मैंने एक फ़िल्म देखी, प्रायः हम ऐसा बोलते हैं, या कल शाम को मैं महाविद्यालय गया था। वहीं पर मैंने कल शाम को एक फ़िल्म देखी, या मैंने एक फ़िल्म कल शाम को देखी। अब देखेंगे कि तीनों का जो क्रम है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से भिन्न है। उसमें क्रिया का स्थान बदल गया है, उसमें कर्ता का स्थान बदल गया है, लेकिन उसका जो पूर्ण अर्थ है या संप्रेषण करने का जो निहितार्थ है, वो तीनों में समान रूप से व्यक्त हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो अनिवार्य घटकों का क्रम होता है, और कुछ ऐच्छिक घटक होते हैं जिनके कारण से हम स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग करते हैं और उनका क्रम परिवर्तित हो जाता है, या हमारी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। जैसे जब हम अ, फ़िल्म, मान लीजिए मैंने कल शाम को एक फ़िल्म देखी, जब अधिक बल या बलाघात फ़िल्म पर होगा, फ़िल्म जो महत्वपूर्ण घटक होगा, उसे हम पहले लेते आते हैं और क्रिया को एकदम बाद में कर देते हैं, या कर्ता को बाद में कर देते हैं। फ़िल्म कल मैंने देखी फ़िल्म कल मैंने देखी, या फ़िल्म कल मैं और राम के साथ देखी। तो इस प्रकार से फ़िल्म महत्वपूर्ण हो गया है, या फ़िल्म सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं वाक्यों का जो प्रयोग क्रम है, वो
इसलिए भी परिवर्तित होता है, उसके प्रयोग का क्रम इसलिए भी परिवर्तित दिखाई देता है कि वहाँ पर जिस पर अधिक बलाघात होता है, जिस पर अधिक बल देने का विचार होता है, भावना होती है, हम उसे बिल्कुल अ, शुरू में रख लेते हैं और बाकी जो वाक्य के वाक्यांश हैं उसको और पीछे की तरफ व्यवस्थित कर देते हैं। विद्यार्थियों, वाक्यांश में एक या अधिक शब्दों का होना स्वाभाविक है। कुछ शब्द निश्चित वाक्यांश के प्रकार के साथ ही आ जाते हैं। अ, जैसे कर्ता के साथ ही अ, ने आएगा और क्रिया में सहायक क्रिया है, क्रिया है आदि आएंगे ही आएंगे। एक वाक्यांश के भीतर भी शब्दों का विस्तार संभव है। जैसे लड़के को कर्म वाक्यांश है, अर्थात इसमें ये दोनों शब्द अनिवार्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसके साथ कई अतिरिक्त शब्द जोड़े जा सकते हैं जिससे वाक्यांश का विस्तार हो सके। इसी वाक्यांश का विस्तार का एक उदाहरण देखते हैं कि मेरे छोटे बच्चे को, तो इसमें देखिए मेरे छोटे बच्चे को आदि, यह एक तरह से एक वाक्यांश है। इसमें आप जितना भी चाहे आगे शब्दों को जोड़ करके एक बड़ा वाक्य बना सकते हैं। वाक्यांश का एक और प्राकार्य है, एक रूप है। वाक्यांश कुछ और व्याकरणिक सूचनाएं देते हैं। उदाहरण के लिए क्रिया वाक्यांश में कर्ता, लिंग, वचन आदि की सूचना निहित होती है और क्रिया व्यापार के संदर्भ में उसके बल, अर्थ आदि की सूचना भी होती है, यानी कि जो उसका मूड होगा उसकी भी अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में मूलभूत अंतर होता है और लिखित भाषा में ये जो अंतर है ये बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है। उसका एक प्राचीन रूप है जो इनके माध्यम से व्यक्त होता है। इसी प्रकार से वाक्य और वाक्यांश में भी मूलतः अंतर होता है और इन अंतरों को हम तभी आसानी से समझ सकते हैं जब हम वाक्यांशों के उन तमाम प्रकारों पर जिन पर हमने अभी बात की, सकर्मक वाक्य हुआ या द्विकर्मक वाक्य हुआ इत्यादि पर जब हम अध्ययन करेंगे, जब उनसे परिचित होंगे, तभी हम उनके बारे में सही से जान सकेंगे और उनका सही से वार्तालाप में भी, संवाद में भी कोई कभी उसका सही उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार वाक्य में जो पदक्रम है, हमने आपको बताया कि वो उसके पदक्रम का रूप परिवर्तन किस प्रकार से हो जाता है और उस रूप परिवर्तन पदक्रम का परिवर्तन होने का अपना कारण है। सामान्य पदक्रम का उल्लेख यदि हम करें तो बोलचाल की भाषा में पदक्रम में आवश्यकता के अनुकूल ही परिवर्तन हमें दिखाई देता है, दृष्टिगत होता है। यानी कि जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता होती है या जिन बातों को लेकर के हम अधिक सतर्क और चैतन्य होते हैं या जिन पर अधिक बल देना चाहते हैं, उनके नाते से ही कहीं न कहीं वो पदक्रम व्यतिक्रम में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य पदक्रम की हम अगर बात करें, जैसे आप बाकी पुस्तकें ले लीजिए, तो आप बाकी पुस्तकें ले लीजिए, एक सामान्य पदक्रम हुआ और इसी का जो परिवर्तित पदक्रम है उसको हम कह सकते हैं लीजिए बाकी पुस्तकें आप। तो इस तरह से इस परिवर्तन का मुख्यतः कारण क्या है, या इस परिवर्तित पदक्रम में जो क्रिया है उसको हम आगे क्यों लाए हैं? इसका कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएं देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देते हैं। यानी कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देने के नाते यह जो पदक्रम है वह परिवर्तित हो जाता है। प्रमुखता देने के लिए आमतौर पर जो क्रिया है, क्रिया वाक्य के शुरू में ले आते हैं। पहले का आशय यह है कि हम क्रिया को प्रमुखता देते हैं तो क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं। इस प्रक्रिया को अग्र प्रस्तुत कहा जाता है। तो अग्र प्रस्तुत यानी कि पदक्रम परिवर्तन का मुख्य कारण यही है। अब इसी प्रकार हम अगर बात करें कि आप जैसे यदि आप मकान तलाश रहे हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी आपको मकान नहीं मिल रहा है, या आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका अच्छा चयन हो जाए और आप चयनित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए उसको मकान मिल गया, तो मिल गया मकान,
हम वार्तालाप में या संवाद में इस तरह का प्रयोग कर जाते हैं, या वह चयनित हो गया तो बोलते हैं कि चयनित हो गया वह प्रवक्ता के पद पर। तो चयनित, चूंकि वो लंबी लालसा और प्रतीक्षा का प्रश्न था, और एक व्यक्ति जो सारा बल दे रहा है या जो अपनी भावनाओं को या विचारों को व्यक्त कर रहा है, ये सब सर्वाधिक बल उस पर देना चाह रहा है कि वो चयनित हो गया है, चयनित हो गया वह, कि किस पद पर हुआ, कहाँ हुआ, उसको वो पीछे की तरफ ले जाता है। तो कहीं न कहीं जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, उसके कारण से ही अग्र प्रस्तुति का स्वरूप हमें दिखाई देता है भाषा भाषा में, वार्तालाप या संवाद की शैली के स्वरूप में। तो सामान्य बोलचाल में व्यक्ति सामान्य वाक्य क्रम में अक्सर पूरा वाक्य नहीं बोलता है। यह भी हमें दिखाई देता है कि सामान्य बातचीत में या सामान्य दिनचर्या में हम पूरे वाक्य का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी-कभी संवाद में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने में हम 1 या 2 वाक्यों का ही प्रयोग करके संवाद कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का प्रयोग करने से हमारे संवाद में कोई व्यवधान आता है या हमारी संप्रेषणता में कहीं न कहीं कोई कमी दिखाई देती है। हमारा पूरा संप्रेषण होता है, हम पूरी तरह से या अर्थवान रूप से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाने में सक्षम होते हैं। तो यह क्यों हो पाता है? हम 1-2 उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करूँगा। आपने उन्हें कितने रुपए दिए? तो मान लीजिए किसी ने पूछा, आपने उन्हें कितने रुपए दिए थे? अ, हम आप प्रायः बोल देते हैं 10 दिए या 4 दिए या 12 दिए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं आपने उन्हें कितने रुपए दिए? आपने बोला 1 रुपए, 1 बोल दिया, यानी कि 1 रुपए दिए, पूरा वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपने बस 1 बोल दिया। तो अब तक आपने अ, इस पुस्तक के कितने अध्याय का पाठन कर लिया है? आपने कहा 5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी-कभी वार्तालाप में, संवाद में हमें पूरा-पूरा वाक्य नहीं बोलना पड़ता है या बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम केवल एक शब्द से इसका काम चला लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक शब्द का उच्चारण है जो वास्तव में अपेक्षित नई सूचना देता है। इसी प्रकार कभी-कभी अपनी ओर से वाक्य को अधूरा छोड़ हम वार्तालाप में अक्सर वाक्य को अधूरा छोड़ देते हैं या कुछ बातें श्रोता के समझने हेतु छोड़ देते हैं। अक्सर ये शैली हमें नाटकों में जब कोई अपने तरफ से अपने संवाद को बोल रहा होता है तो दिखाई देता है, क्योंकि कहीं न कहीं सब कुछ कहने से भी कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है जब हम थोड़ा-सा कह करके वो बहुत कुछ कहने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये श्रोता के ऊपर और दर्शक के ऊपर अ, ये निर्भर करता है कि वह उसकी कितनी व्यंजनाओं में उसके अर्थ को समझे। जब हम किसी बात को बोल देते हैं या किसी विचार को शब्द का रूप देकर के व्यक्त कर देते हैं, तो कहीं न कहीं वो सीमित हो जाता है और उस सीमित अर्थ को ही श्रोता है, जो दर्शक है, उसे लेता है। लेकिन वहीं पर जब हम सांकेतिक रूप से कहीं न कहीं थोड़ा-सा कह कर के और ज़्यादा-सा छोड़ देते हैं या थोड़ा-सा छोड़ देते हैं, थोड़ा-सा कहकर, तो आप देखेंगे कि उसके विविध अर्थ को जो श्रोता है, जो दर्शक है, वो ले सकता है, और यही कहीं न कहीं भाषा की, वार्तालाप की या संवाद शैली की अपनी विशेषता है, उसका अपना वैशिष्ट्य है, जिसके नाते से उसकी उपयोगिता एक साहित्यिक हिंदी भाषा के अतिरिक्त भी है और जिसका भरपूर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें कि तुम मेरे पैसे कल शाम तक लौटा देना, नहीं तो कुछ भी हो, मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन अब देखिए, कुछ भी हो, मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन कह कर के आपने वाक्य को रोक दिया। लेकिन मैं वहाँ पर किसी से कोई बातचीत नहीं करूँगा, या वहाँ आकर के मैं आप उसमें शिरकत नहीं करूँगा, या मैं वहाँ आऊँगा ज़रूर, चाहे आने का जो भी कारण हो, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की वहाँ अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करूँगा, या मेरी कोई सक्रियता वहाँ पर नहीं होगी। इत्यादि जाने कितने अर्थ आप इसके निकाल सकते हैं। ये तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किस संदर्भ में आपने इतना कह कर के और इतना सा छोड़ दिया। हम जा तो सकते थे
लेकिन तो कभी कभी श्रोता वक्ता को वाक्य के आदि ही भी रोक देता है और वह अपनी ओर से उसके कथन को पूरा कर देता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। वह या तो वक्ता के कथन को समझ चुका होता है पहले से ही, इसलिए उसे पूरे वाक्य को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा वक्ता के अनुसार ही वाक्य को पूरा करता है, या कभी श्रोता वक्ता को वाक्य पूरा करने का अवसर दिए बिना ही उससे भिन्न कथन को अपनी ओर से जोड़ देता है। ऐसा भी प्राय देखने में आता है। अपने मतभेद को सामने ला ला सकते हैं। तो इसके कई सारे कारण होते हैं और ये कहीं न कहीं उन स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि दो लोग जो संवाद कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, किस संदर्भ में कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। उसके बाद ही उनका जो अंतर्निहित अर्थ है वो ध्वनित होता है और बहुत प्रभावी रूप में उनके संवाद को पूर्ण भी करता है। उदाहरण के लिए तो हम लोग चल देंगे, यही कहना चाह रहे थे ना। एक वाक्य हो गया और यहीं पर हम देखें कि यदि वे लोग 10 मिनट के भीतर ना आए तो, यदि वे लोग 10 मिनट के भीतर ना आए तो इस तरह आप देखेंगे, ना आए कह करके, ना आए तो कह करके बाकी वो अपने संवाद को आगे नहीं करता है, कहीं पर मौन हो जाता है। तो इसके कहीं न कहीं कई सारे अर्थ निकलते हैं। ये श्रोता और दर्शक पर निर्भर करता है कि वह इसका क्या अर्थ ले रहा है या वह जो प्रयोग करता है वो किस रूप में इसका प्रयोग किया है। इतनी बात मैं समझता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जो संवाद है, जो वार्तालाप है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, वह बड़ा वैशिष्ट ये होता है, उसकी अपनी विशेषता होती है और उसका अपना लावण्य होता है। और यही जो उसका अ, अपना आकर्षण है, जो अपना वैशिष्ट है, यही उसे व्याकरणिक साहित्यिक विचारों के आदान प्रदान की भाषा से भिन्न स्थान प्रदान करती है, वार्तालाप या संवाद को। अब हम इसमें अगर बात करें वाक्य के पदक्रम के बाद, तो अनुतान की बात होती है। अनुतान से आशय है कि बोलने का जो ढंग होता है, बोलने की जो शैली होती है, बोलने का जो तरीका होता है, उससे भी बहुत सारे अर्थ का रूप बदल जाता है, अर्थ का मूल अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, इन पर विचार करेंगे। एक ही वाक्य को भिन्न अनुतानों से बोला जाता है या बोला जा सकता है, या प्राय हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों में, तो उसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। वाक्य नहीं बदलता है, वाक्य वही रहता है, शब्द वही रहते हैं, लेकिन उसके प्रयोग के नाते, उसके अनुतान के नाते, उसके बोलने के ढंग के नाते उसका जो पूरा अर्थ है वो एकदम परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक दो उदाहरण दे करके हम इस पर बात करेंगे। जैसे वह चला गया, वह चला गया। अब इसमें देखिए कहीं न कहीं से विस्मयबोधक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वह चला गया। अगर हमने इसको आश्चर्य से अचानक आपसे पूछा, वह चला गया, यानी कि वह उसे तो रुकना ही था लेकिन वह चला गया, आखिर क्यों चला गया? हमने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, हम आप भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आप जिससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, उससे बात हो चुकी होती है, पर जब आप उसके घर पहुँचते हैं, पता लगा कि वो कहीं अन्य चला गया है किसी और के साथ। ऐसे में आपके मुँह से बिना सोचे समझे पहला वाक्य यही निकलता है, क्या क्या वह चला गया? फिर वहीं पर आप बोलते हैं कि सामान्य स्थिति में वह चला गया, यानी कि आप प्रश्न कर रहे हैं, वह चला गया, इसमें क्या नहीं आया है, क्या वह चला गया? आपने वाक्य वही है, एक सामान्य वाक्य का ही आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो प्रश्न सूचक हो गया, वह चला गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, इसमें प्रश्न सूचक चलने लग गया। इसी प्रकार से सामान्य अर्थों में सामान्य सूचना के लिए जब आप किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, वह चला गया, यानी कि आप किसी को बता रहे होते हैं कि वह यहाँ पर अर्थ नहीं है, वह चला गया। आप आते हैं, आपसे हमारी मुलाकात होती है और आते ही मैं कहता हूँ वह चला गया। फिर आगे हम कुछ बोले ना बोले, लेकिन यह है कि एक वाक्य का जो अनुतान है, बोलने का जो ढंग है, कहने का आशय है कि वह अर्थ को परिवर्तित कर देता है, अर्थ के स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। बल्कि
अर्थ का क्रम भी वही है। यहाँ पर पदक्रम भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। केवल अनुतान के माध्यम से हम पदक्रम करके जिस प्रकार अपनी संवेदना को या अपनी उस मनोभावना को व्यक्त करते थे और उसका प्रभाव भी अलग रूप में व्यक्त कर लेते थे, उसी प्रकार से अनुतान के माध्यम से भी हम उसका व्यतिक्रम, उसका वाक्य वही होने के बाद भी हम उसके अर्थ को अलग अलग रूपों में व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो अनुतान है वो किसी वार्तालाप में या किसी संवाद में बड़ा महत्व रखता है और इसका अपना अलग वैशिष्ट्य है, इसकी विशेषता है और यह अर्थ को कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बना देता है और हमारी जो अंतर्निहित संवेदनाएं हैं उसको विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने में सहायक होता है। एक ही वाक्य में 3 चिन्ह हमने ऊपर बताया आपको कि किस प्रकार से एक विस्मयबोधक वाक्य बन गया, एक प्रश्न सूचक बन गया, तो दूसरा सामान्य बन गया। तीनों कहीं न कहीं से अनुतान का ही बोध कराते हैं हमें और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आश्चर्य हुआ, प्रशंसा हुआ या व्यंग हुआ इत्यादि में हम इसी अनुतान का प्रयोग करके संवाद या वार्तालाप को अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं, उसको अधिक प्रभावी बनाते हैं। अब हम विचार करते हैं कि अनुतान का किसी भाषा में महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, आखिर वह एक भाषा के लिए क्या स्थान रखता है या उसकी महत्ता क्या है। अनुतान से हम सामान्य बोलचाल में अपने विविध जो मनोभाव हैं उनको कुशलतापूर्वक व्यक्त करते हैं। सबसे पहला तो महत्वपूर्ण घटक यही है कि हम विभिन्न प्रकार के अपने मनोभाव को अनुतान के माध्यम से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। वस्तुतः हम सूचना देने के कार्य को बहुत कम कर देते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में अपने विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं और ये मनोभाव दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में सार्थक हो जाते हैं। अर्थात दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में आप नाराज होते हैं कि उससे सहमत होते हैं या सहमत होने का नाटक करते हैं, इत्यादि तमाम तरह के अंतर्निहित मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार एक वाक्य में व्यक्ति फुसलाता है या धमकी देना चाहता है या क्षमा मांगना चाहता है या उसकी चापलूसी कर रहा होता है, अपनी दीनता प्रकट करता है या अधिकार जताने का या अपने का प्रयास करता है या अपने अहंकार को व्यक्त करता है, हम इन अनुतानों के प्रयोग से जान पाते हैं, समझ पाते हैं उसके मनोभावों को। तो कहीं न कहीं से हम केवल भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, इसके साथ ही साथ हम व्यक्ति के अंतर्निहित मनोभावों को भी समझ सकते हैं। जब आप किसी के प्रति बहुत नाराज होते हैं, एक आक्रोश आपके मन में भरा होता है, वो संदर्भ या वो स्थितियाँ या वो परिस्थितियाँ किसी भी कारण से किन्हीं भी अन्य रूपों में हो, लेकिन जब हम वार्ता कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो किन्हीं न किन्हीं रूपों में, अनुतान के रूपों में वो संवेदनाएं, वो मनोभाव हमारे प्रकट हो जाते हैं। हम न चाह करके भी ऐसे मनोभावों को व्यक्त कर बैठते हैं जिन मनोभावों को हम व्यक्त करना नहीं चाहते हैं या उन मनोभावों पर केंद्रित होकर के कुछ नहीं कह रहे होते हैं, लेकिन हमारी बातचीत में, हमारी शैली में, हमारे बोलने के ढंग में वो बात व्यक्त हो जाती है और इससे कहा जाता है कि उसके मनोभाव तो उसकी वाणी से व्यक्त हो गए या हम उसे समझ गए, उसके बोलने के लहजे से ही हम ये जान गए कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है या उसका दृष्टिकोण हमें लेकर के कितना संकीर्ण है, कितना संकुचित है। तो एक तरह से इन सारे मनोभावों को एक साथ लेकर इस प्रकार व्यक्ति चलता है, इसकी जानकारी बड़ी रोचक और उपयोगी है। इसलिए भाषा में अनुतानों का होना बड़ा आवश्यक है कि भाषा बहुत ही अर्थवान हो जाती है। एक भाषा का जो प्रभाव है वो बहुत बढ़ जाता है अनुतानों के माध्यम से। हम कहीं न कहीं भाषा के विस्तार का ही रूप देखते हैं कि एक भाषा कितनी प्रभावी हो सकती है और कितना अंतर मनोभावों को व्यक्त करने में सामर्थ्य हो सकती है। मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम प्रायः अनुतान के साथ साथ आवाज़ का भी प्रयोग करते हैं। कभी हम बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं,
शब्दों पर, किसी विशेष शब्द पर विशेष बल देते हैं, जिसे व्याकरण की भाषा में अगर हम कहें तो बलाघात देते हैं। किसी शब्द विशेष पर हम अधिक बल का प्रयोग करते हैं, और अधिक बल का प्रयोग करना भी हमारी उस मनोभाव की अभिव्यक्ति ही होती है, और जिसके नाते से हमारे जो मनोभाव है वो अलग रूप में व्यक्त हो जाते हैं, उनका संप्रेषण भी सुनने वाले पर हो जाता है। चेहरे के भाव या जो अन्य आंगिक चेष्टाएं हैं, हम उससे भी काम चलाते हैं, तो शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। शब्दों के प्रयोग करने के साथ साथ, अनुतान का प्रयोग करने के साथ साथ हम कहीं न कहीं से आंगिक चेष्टाओं का भी उपयोग भाषा के रूप में करते हैं। जब हम अधिक क्रोध में बात करते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ हो जाती है, और जब हम दीनता के साथ या दीनहीन होकर के बात करते हैं, या कुछ मांगने की भावना के साथ किसी से वार्तालाप कर रहे होते हैं, संवाद कर रहे होते हैं, तो आवाज़ स्वभावतः बहुत धीमी हो जाती है। हम बड़ी उदारता और विनम्रता से उसके सामने अपनी बात रख रहे होते हैं। और यहीं पर जब हम किसी को गाली देते हैं या गाली के शब्द पर जोर देते हैं, तो जो उच्चारण है वह लंबा करते हैं और अनुतान थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इन समस्त सहयोगी गुणों या कार्यकलापों से हम अपने बहुत से मनोभावों को प्रकट करते हैं, बहुत से अंतर्निहित मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अनुतान का स्वरूप है वो बड़ा व्यापक है, और अनुतान केवल हमारी किसी प्रकार की लिखित व्यवस्था नहीं होने के नाते उसका जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है, बहुत असीमित है, और ये विभिन्न रूपों में हम इसका प्रयोग होते हुए देखते हैं या प्रयोग करते हैं। श्रोता भी इन गुणों को पहचानता है, इसी के अनुरूप वह वार्तालाप को आगे बढ़ाता है। वह भी इन मनोभावों को अक्सर अपनी टिप्पणी के रूप में इनका प्रत्युत्तर देता है। एक उदाहरण के साथ हम अपनी इस बात को समाप्त करेंगे कि जैसे तेवर दिखा रहे हैं, हम बोलते हैं कि आप आजकल बड़ा तेवर दिखा रहे हैं, या आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता। तो इस कथन में श्रोता दूसरे आदमी के क्रोध को पहचानता है, लेकिन अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। ऐसे कथन वार्तालाप के जो वास्तविक संदर्भ हैं उसको पहचानने में पाठक की सहायता करते हैं। तो कहीं न कहीं बात करने का जो पूरा स्वरूप है, जो पूरी व्यवस्था है, जो उसका अनुतान है, या बात करने का जो लहज़ा है, या किसी बात पर अधिक बल देने का जो कारण है, जो उसका प्रभाव है, वो इससे व्यक्त होता है। और जो श्रोता है, जो अ, दर्शक है, वो उसके अर्थ को उसी रूप में सहजता से ग्रहण कर लेता है। तो हम देखते हैं कि जो अनुतान है उसका वार्तालाप या संवाद में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और बिना, मैं समझता हूँ, अनुतान के संवाद या वार्तालाप का जो प्रभाव है वो कम ही हो जाता है। इसलिए अनुतान का होना एक अपरिहार्य अंग के रूप में हमें वार्तालाप में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं संप्रेषण का आखिर उद्देश्य क्या है, हम संप्रेषण क्यों करते हैं, या वार्तालाप में जो संप्रेषण है उसके उद्देश्य की पूर्ति किस रूप में करते हैं, और उस पूर्ति का पूरा रूप क्या है, उसका आयाम क्या है, इस पर बात करते हैं। विद्यार्थियों, सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिए हुए उद्देश्य को भी हम पहचान लेते हैं संप्रेषण के माध्यम से। उसी के अनुसार अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला क्या कहना चाहता है, उसकी बात का हमारे अवचेतन पर क्या प्रभाव पड़ रहा होता है, या उसकी वार्तालाप का, उसके संप्रेषण का जो लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, इसे हम जान पाते हैं। और जानने के बाद ही जो हमारी बातचीत का क्रम है वह आगे बढ़ पाता है। जब माँ बच्चे से कहती है कि सूरज ढल गया है, तो इसका आशय है कि बच्चे को पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। माँ ये नहीं बोल रही होती है बेटा चलो और पढ़ाई करो, वो कहती है शाम हो गई है, और या सूरज ढल गया है, और अब यानी कि तुम्हें पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। इस आशय को समझने वाले व्यक्ति को उसी के अनुसार कार्य
करते हम देखते हैं, प्रति वक्तव्य करते हैं। संदर्भ को ना समझने वाला व्यक्ति इस वार्तालाप के अर्थ को नहीं समझ सकता है। इसलिए संदर्भ को समझना वार्तालाप करने के लिए बहुत आवश्यक है। वार्तालाप जिन दो व्यक्तियों के मध्य हो रहा है या जिन भी दो या दो से तीन व्यक्तियों के मध्य हो रहा है, उनके संदर्भ को जानने के बाद ही बातचीत का जो क्रम है वो आगे बढ़ पाता है। इसी प्रकार किसी वक्तव्य का जो प्रति वक्तव्य है वह भी इसमें निहित होता है, उसका अर्थ भी इसमें छिपा होता है। आगे एक प्रश्न उसके संभावित उत्तर में छिपे हुए अर्थ को पहचानने के लिए मैं एक दो उदाहरण देता हूँ आपको। अभी गोपाल कमरे में गया है, अर्थात उसने सारी मिठाई या अरे सारी मिठाइयाँ कहाँ चली गई। अभी राम कमरे में गया है, यानी कि हम उस पर सीधा आरोप तो नहीं लगा रहे हैं कि राम ने ही सारी मिठाइयाँ खा ली है, लेकिन अभी वह कमरे में गया है, यानी कि वहाँ मिठाई नहीं है और राम उस कमरे में गया है, यानी कि मिठाई उसने ही खाई होगी। हाँ, मैंने ही खा ली है, अर्थात मुझ पर बेकार संदेह किया जा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि उसने मिठाई खा ली है, संभव है कि उसने खा ली हो, लेकिन यदि उसने खा लिया होगा तो वो सामान्य रूप में एक सामान्य सा वाक्य बोलता या अपने विचारों को संप्रेषण करता, हाँ मिठाई मुझे पसंद है इसलिए मैं आते ही उसे मैंने खा लिया। यह बोल करके या न बोलते हुए वह कहता हाँ मैंने ही खा लिया, यानी कि उसका जो बोलने का लहजा है, जो अनुतान है, उसे ये व्यक्त हो रहा है कि उसमें व्यर्थ की शंका की जा रही है और वो बताना चाहता है वह संप्रेषण कर रहा है कि उसने मिठाई नहीं खाई है। वाक्य से ऊपर का जो स्तर है उस पर अगर बात करें तो व्याकरण में आमतौर पर सिर्फ वाक्य की संरचना तक ही विश्लेषण किया जाता है। किसी व्याकरण में कि कोई वाक्य किस प्रकार निर्मित हुआ है, उस वाक्य की में कर्ता कहाँ है, क्रिया कहाँ है, कर्म कौन सा है, हम इसका ही विश्लेषण करते हैं। यानी कि वाक्य से ऊपर का जो स्तर है वो हमें वार्तालाप या संवाद शैली में ही दिखाई देती है। और व्याकरण में प्राय हम देखते हैं कि संरचना, वाक्य की जो संरचना है, सारा जो विश्लेषण है वो उसी पर केंद्रित होता है। लेकिन भाषा वास्तव में अकेले वाक्यों तक सीमित नहीं होती है। हम अपने विचारों को किसी क्रम में कई वाक्यों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इन वाक्यों को इन वाक्यों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है या ये वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, जिसे अक्सर इसलिए, लेकिन, हालांकि, क्योंकि इत्यादि संयोजकों द्वारा उसे जोड़ते रहते हैं। यदि ये संयोजक सही ना हो तो कुल मिलाकर सही जो उसका आशय है, जो उसका अर्थ है, उसे हम कभी नहीं समझ सकते हैं। एक उदाहरण देकर हम अपनी बात पूरी करेंगे कि पानी बरस रहा था, चूंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था। चूंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था, इस कथन में देखें कि जो संयोजक है वो चूंकि है से दो बातों को जोड़ा गया है, लेकिन कुल मिलाकर कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि संयोजक का जो प्रयोग है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं किया गया है। यानी कि संयोजक का जो प्रयोग है वह भी वार्तालाप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम सही संयोजक का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका जो संप्रेषण है या संप्रेषण का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। इस वाक्य का जो सही रूप है हम उसका भी प्रयोग करके इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैसे चूंकि पानी बरस रहा था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो अब आप यहाँ देखें कि चूंकि की जगह चूंकि हमने पहले प्रयोग किया, चूंकि पानी बरस रहा था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। तो अब जो संप्रेषण का लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है, जो श्रोता है वो इसका सही अर्थ ग्रहण करने में अपने को सक्षम पा रहा है। इस तरह वाक्य के स्तर से ऊपर एक विस्तृत पाठ को हम प्रोक्ति कहते हैं, जिसका विश्लेषण हम पूरे पाठ के संदर्भ में कर सकते हैं। सामान्य रूप से वार्तालाप में भी एक दूसरे के कथन के संदर्भ को हम प्रोक्ति के संदर्भ में देख सकते हैं। प्रोक्ति जो शब्द है वह कठिन लग सकता है, किंतु समझने में यह इतना कठिन नहीं है। एक बार प्रोक्ति को समझ लेने से यह हमें अधिक से अधिक आसान ही लगेगा।
इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि रेडियो पर एक निबंध लिखा गया हो तो उस पूरे निबंध का पाठ या वस्तु वो प्रोक्ति है। इस निबंध में सारी जो रेडियो के कार्य, उपयोग आदि के जो इर्द गिर्द की होंगी, इसी तरह से एक कविता या कहानी, उपन्यास, निबंध कुल मिलाकर एक प्रोक्ति है। ऐसे पाठ की संरचना के विश्लेषण में हम वाक्यों में क्रमबद्धता, संयोजन आदि बातों को देख सकते हैं, आदि बातों के प्रयोग को देख सकते हैं। प्रोक्ति को इन विशेषताओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि बोलचाल की भाषा में जो वाक्य के सामान्य प्रतिक्रम है उसका उसमें क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, इसे हम जान पाते हैं इसका अध्ययन करने से। अनुतान का आशय क्या है, अनुतान बदलने से वाक्य में क्या परिवर्तन होता है, इससे अवगत हो पाते हैं। इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए विद्यार्थियों हम भाषा में अनुतान के अलावा किन किन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, किन किन क्रियाओं का प्रयोग किन कारणों से करते हैं, इससे परिचित हो सकते हैं या परिचित हुए हैं। अभी तक जिस प्रकार हमने बात की इस व्याख्यान में कि वाक्य क्या है, वाक्यांश क्या है, एक वाक्य में कई वाक्यांश हो जाते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो व्याकरण सम्मत नियम है वो कहीं न कहीं संवाद या वार्तालाप में उनका अनुकरण नहीं किया जाता है। अनुकरण न करने का प्रमुख कारण क्या है, इस पर हमने विचार किया। किस प्रकार से अनुदान की महत्ता है और लहजा परिवर्तन होने से किस प्रकार हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, हमने इस पर विचार की। फिर इसी के साथ ही साथ प्रोक्ति किसे कहते हैं, प्रोक्ति का एक भाषा में किस प्रकार प्रयोग होता है, इस पर बात की। यानी कि संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियाँ, अशुद्धियाँ और जो उनका शोधन है वो किस प्रकार, किस रूप में होता है, उस पर हमने विचार किया। अब हम आते हैं विराम, जो इनमें चिन्ह लगते हैं उनके माध्यम से भी कहीं न कहीं अर्थ परिवर्तन होता है, और उस अर्थ के परिवर्तन के कारण क्या है और उसके माध्यम से हम किस प्रकार अपने मनोभावों या की अभिव्यक्ति करते हैं, इस पर विचार करते हैं। हम विराम चिन्हों की बात करें तो किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान या सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व होता है, उसकी अत्यधिक महत्ता है। बिना विराम चिन्हों के जो भाषा का प्रयोग है वो संभव नहीं है, इसलिए विराम चिन्हों को समझना अति आवश्यक है। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों की चर्चा करेंगे, जिन चर्चाओं में हम देखते हैं कि अल्प विराम है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए विराम करना। इसी प्रकार से अर्ध विराम का प्रयोग होता है, उप विराम का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं, या प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और संयोजक चिन्ह इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इन सबका एक भाषा में अत्यधिक महत्व होता है। यानी कि संयोजक चिन्हों में दो विरुद्धार्थक शब्दों के बीच जो ऊंच नीच सहचर शब्दों के बीच, जैसे खाना पीना, प्रतिबिंबित शब्द और अर्थ के बीच अनाप शनाप, द्वंद्व समास के दोनों भेदों में पदों के बीच जैसे राम और कृष्ण का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब संज्ञा की पुनरुक्ति हो, जैसे गांव गांव, शहर शहर आदि स्थितियों में संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम आपको इन जो चिन्ह, विराम चिन्ह हैं, उनके माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनसे वाक्यों के जो अर्थ हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे विस्मयादिबोधक चिन्हों में देखते हैं कि आनंद, उत्साह, आश्चर्य, घृणा भावों को व्यक्त करने के लिए हम प्रायः विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं, साथ ही विस्मयादि सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर वार्तालाप में हम देखते हैं कि इन तमाम बातों का बड़ा महत्व होता है, और इस महत्व को की तमाम श्रृंखलाओं में हम देखते हैं कि एक सार्थक और प्रभावी संवाद या वार्ता तभी संभव है जब हम उपर्युक्त चर्चाओं में, चाहे वो अनुदान हो या लहजा परिवर्तन हो या विराम चिन्हों का प्रयोग हो या बोलने के लहजे या ढंग के स्वरूप में परिवर्तन हो, इसके माध्यम से ही उसमें काफ़ी उसमें
लावण्य ला सकते हैं, उसमें काफ़ी आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं, उसे अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने मुख्यतः जो आज की चर्चा का केंद्र बिंदु था वो यही है कि संवाद शैली के माध्यम से किस प्रकार हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इन विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वो कहीं न कहीं जो व्याकरणिक साहित्यिक भाषा के का स्वरूप है, उससे पूर्णतः भिन्न है। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। अपने अगले व्याख्यान में हिंदी भाषा और लेखन कौशल की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और इसकी बची हुई इकाइयों को अपने अन्य व्याख्यानों में समाहित करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।